हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 हिंदी मीडियम HBSC बोर्ड डॉक्टर RK सिंगला। हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है फर्स्ट 5 पॉइंट्स की। अब 6th से लेकर टोटल इसके हमारे पास 10 पॉइंट्स है, छठे से लेकर 10 तक पॉइंट्स बना के चल रहे हैं। और आपने बेटा क्या करना है, पॉइंट्स खूब रटने हैं, ठीक है। फिर पूरा कंप्लीट पढ़ना है। पूरा कंप्लीट इसलिए पढ़ना है सो दैट कि पेपर तक जाते जाते बेटा इसने हाफ ही रह जाना होता है, इसलिए यहाँ से कम से कम सारा याद करना है, सारे का सारा पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए 6th पॉइंट देखते हैं। मेंटेनिंग द साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना। किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना, वैसे ही यहाँ पर बात करें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी। किसी भी संस्था की सफलता के लिए उचित एवं स्पष्ट संगठन ढांचे की आवश्यकता होती है। उत्तम संगठन ढांचे का अभिप्राय अधिकारियों तथा उनके अधीन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने से है। जैसे बेटा फाइनेंस में हमने कहा कि अगर बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस है तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे। सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने का मतलब हम कैश रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, कैश बैंक का रजिस्टर हो गया, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न रजिस्टर, बिल्स पेबल रजिस्टर और बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल रजिस्टर सारे सेपरेटली मेंटेन करके चलेंगे। इट मीन्स हमारा हैवी बिजनेस है, इसी कारण लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उनमें भी 5-5, 7-7, 10-10 एम्प्लॉयज़ होंगे ना। उनके जैसे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका मार्केटिंग के वाले के साथ, सेल्स वाले के साथ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले के साथ, ठीक है जी, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले के साथ। ये 3-4 जो टॉपिक बेटा मैं बीच में बोलती होती हूँ ना, SCM HRM, ये 2-3 टॉपिक अभी अभी न्यूली ऐड हुए हैं ERP के अंदर, ठीक है। यानी कि पूरे जो एंटरप्राइज होता है उसमें अगर 10 डिपार्टमेंट्स है, अब 12-13 होने लगे ये SCM, क्योंकि हमारा कस्टमर हमारा मेन मोटिव रहता है ना। कस्टमर खुश है तो हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है और CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें स्पेसिफिकली कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की जाती है कि भाई अगर कस्टमर को, मैं चाहता हूँ मेरा पोटेंशियल कस्टमर फॉर एवर मेरा ही बना रहे। जैसे Amazon.com क्या करता है, सोच के देखो, इमेजिनेशन लो, फीलिंग लो बेटा। जब आप कभी कुछ भी परचेज कर लो, एक बारी कहीं कुछ भी परचेज कर लो, नेक्स्ट टाइम ना बेटा जब आप Amazon.com ओपन करोगे, एक्सप्लोर करोगे ना, आपके आगे कौन सी ऐड फेंकेगा, जो आपकी लाइकिंग की हो, जिस पे आपने क्लिकिंग की थी। ये डाटा एनालिटिक्स करते हैं सारा कुछ, ठीक है। वह कैप्चरिंग कर लेते हैं कि इस यूजर ने, क्योंकि हम लोग ने लॉगिन करके कैप्चरिंग करते हैं, या फिर वो IP एड्रेस उठा लेते हैं फोन, वो इसका मशीन वगैरह का, कंप्यूटर का, ठीक है जी, वहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें हमारे आगे कुछ ना कुछ एड्स देता रहता है। तो हम बाय चांसली कई बार रैंडमली क्लिक करके ऑर्डर दे देते हैं। तो बेसिकली हम चाहते थे कि हमारा कस्टमर परमानेंट हमारा ही बना रहे, कहीं और ना जाए, बस, ठीक है जी। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। अधीन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने से, अर्थात एक अधिकारी के साथ कौन कौन व्यक्ति काम करेंगे और उनके क्या क्या अधिकार एवं दायित्व होंगे। कल को फाइनेंस डिपार्टमेंट है, CBI की रेड पड़ेगी, ठीक है, तो ये थोड़ी परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो भी कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस क्यों करेंगे, मतलब कि कोई डिपार्टमेंट किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कसूर होगा, उसने कोई उसमें खाते में अकाउंट्स मेंटेन में कोई गड़बड़ी करी होगी, तो इससे कहेगा उनके हमने ड्यूटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, लाइबिलिटी सारी फिक्स कर दी कि भाई तेरी ये ड्यूटी है, ठीक है। तो अपने आप ही वो वेरी फर्स्ट डे से सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है। कंपनी की डिफरेंट वे से बनती है और पार्टनरशिप की अलग वे से बनती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सीन आ जाता है यहाँ पर। इसके फलस्वरूप संगठन में टीम स्पिरिट, बेटे ये बहुत प्यारा पॉइंट है, ठीक है। टीम स्पिरिट की भावना है ना, जिसके अंदर काम करने की, बेटा पेशेंस चाहिए इसके लिए, ठीक है, नहीं तो बस आपस में लड़ाई हो जाती है सबकी, ठीक है। अगर है तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे जॉइंट फैमिलीज लगा लीजिए ना, वो वाला, वो भी इसी को इंडिकेट कर रहा है। ग्रुप में काम करोगे, वही जो काम हमने 1 मंथ 2 मंथ में करना, वही 5-7 दिन में कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं भावना सभी के अंदर होनी चाहिए।
तथा संगठन का वातावरण साफ सुथरा हो जाएगा। सभी अधिकारी एवं अधीनस्थ, ये सबॉर्डिनेट है, बॉटम क्लास मेरी, ठीक है, टॉप, मिडल, लोअर लेवल, ठीक है, बिना किसी मानसिक तनाव के। बेटा मानसिक तनाव क्या है, ग्रुप में काम कर रहे हैं हम, 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक ग्रुप में। मान लो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट उठा लेती हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है ये मेरी पेंसिल है, मार्केटिंग करके आओ। मैंने 10 एम्प्लॉयज़ की टीम बना दी। मार्केट में लोगों को, पब्लिक को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को कहाँ से पता लगेगा कि हमने पेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी है, इतनी अच्छी पेंसिल है जो ये है ना, कहाँ से, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। और मार्केटिंग की पूरी डिटेलिंग जो पढ़ोगे आप, दूसरा पार्ट है आपकी इसी बुक का, और चैप्टर नंबर है 12th, मार्केटिंग। आगे मार्केटिंग की भी वेरियस टाइप्स है कि पर्सनल सेलिंग करोगे या किसी अनदर शॉपकीपर के थ्रू सेलिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, चलो वो तो एक अलग बात है, ठीक है जी। यहाँ मानसिक तनाव की बात कर रहे थे, साइकेट्रिक प्रेशर माइंड के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि बस काम कर रहा है सैलरी के चक्कर में, पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर कल को यही पता लगे कि भाई उसने तो वो टीम वर्क कर रहा था, बहुत देखने में खुश रहता था, सुसाइड कर लिया, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी पूरे टीम में काम करोगे। तथा संगठन का वातावरण साफ सुथरा होगा, सभी अधिकारी एवं अधीनस्थ बिना किसी मानसिक तनाव के काम करेंगे। एक उत्तम संगठन ढांचे का निर्माण प्रबंधक द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। जो प्रबंधक है ना राजा होली सुलोली, वही मालिक होता है। कोऑर्डिनेशन देखना, कोऑपरेशन करना, सब कुछ सारे लेवल्स में वही का उसी का ही काम होता है, क्योंकि वो ओनर मालिक सब कुछ होता है। एस्टैब्लिशिंग गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज ऑल्सो, ठीक है। ये तो समझो एक गाड़ी के जैसे 2 पहिए होते हैं ना, वो वाली कहानी है। मालिक के बिना लेबर का काम नहीं, लेबर के बिना मालिक का काम नहीं। तुम खुद सोचो, इमेजिनेशन कर लो, जैसे मैंने कहा ये पेंसिल की फैक्ट्री लगाई है, भाई पेंसिल की फैक्ट्री है, क्या ये मेरे बाबू लोग हैं जो वाइट कॉलर वाले हैं, जहाँ ब्लैक कॉलर वाली है पेंसिल बनाएंगे बैठ के, वहाँ काम कर सकते हैं? नहीं। हम लोगों को हमारी परवरिश इस टाइप में हुई है कि जिस वातावरण में हम शुरू से रहते हैं उसी में रहकर ही पल सकते हैं, ठीक है। हम लोग लो कैटेगरी से अपर में जा सकते हैं, बट अपर कैटेगरी के लोग लो कैटेगरी में काम नहीं कर पाते, ठीक है। हमारा जो मेंटल मेकअप है या जो हमारी परवरिश है इसी टाइप हुई होती है। लेबर क्लास अगर आज वो लेबर बन के काम करिए, कल को उनको अच्छा लगेगा जब वो मालिक बन के काम करेगी, पर मालिक लोग कभी भी लेबर बन के काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत मजबूरी होगी जब उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है जी, देखिए, उत्पादन के सभी साधनों में से दो साधन सर्वोपरि है, श्रमिकों तथा मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करना। एस्टैब्लिशिंग गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप, उत्पादन के सभी साधनों में से, सभी साधन, मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये जो सारे बारी बारी हम डिस्कस करते हैं, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है दोनों, शिखर के टॉप के, लेबर, कैपिटल। मालिक क्या कर सकता है, पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, और कुछ टारगेट, कॉमन टारगेट होता है कि भाई उसको लक्ष्यों को मैंने निर्धारित कर दिया, और उसको अचीव कौन करवाता है, किसके द्वारा, लेबर क्लास के द्वारा मेरी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग, वो वाले सारे। अतः दोनों में मधुर संबंध का होना अति आवश्यक है। ये एक समय था जब श्रमिक संगठित नहीं थे, यानी कि मतलब ग्रुपिज्म में काम नहीं करते थे, बस अपना करी जा रहे हैं। लेबर यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी हुई थी, आज अब बन चुकी है सारी, ठीक है जी। और इंडस्ट्रियलिस्ट की यह मान्यता थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं बेटे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, धीरू भाई अंबानी, स्टील की इंडस्ट्री, टाटा बिरला, ठीक है जी, या फिर शुगर की इंडस्ट्रीज होगी, गारमेंट इंडस्ट्रीज होगी। यह मान्यता थी कि श्रमिक वर्ग का जितना शोषण किया जाए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आज जबकि श्रमिक संगठित, क्योंकि उन्होंने कहा ना पहले नहीं थे पर अब संगठित हो चुके हैं, वो शोषण नहीं कर सकते। शोषण करने का मतलब होता है बेटा क्या होता है, जैसे मान लो उनकी डेली की बेसिस कीमत इतनी बनती है, मान लो 500 बनती है, और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, उसको 500 की बजाय उसको 100 दे रहे हैं, 400 वो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने पॉकेट में जा रही है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनको शोषित कर रहे हैं, जो जितना उनका हक बन रहा था उतना नहीं दे रहे। पहले कोई टाइम था बट अब नहीं कहते कर सकते, क्योंकि वो नारे लगाने बैठ जाएंगे, स्ट्राइक कर देंगे, फिर उद्योगपति बैठे रहे,
अगर स्ट्राइक ही कर दी, लेबर ने ही काम करना, प्रोडक्शन करवानी कर लो, फिर जो करवाना तुम कर, कुछ वो भी नहीं करवा पाओगे ना। तो इसलिए आजकल वो कुछ नहीं कर सकते। वे मालिकों पर अपनी मांगों को मानने जाने के लिए दबाव डालने की स्थिति में है। बिल्कुल वो स्ट्राइक कर देंगे बेटा। उद्योगपतियों को भी श्रमिकों के महत्व का एहसास होने लगा है। उन्हें स्पष्ट होगा कि श्रमिकों की कार्यकुशलता के अभाव में अधिक लाभ की आशा नहीं की जा सकती। क्या की ही नहीं जा सकती, वो कुछ कर ही नहीं सकते बेटा। श्रमिकों की कुशलता तभी बढ़ सकती है जब उनकी समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से समाधान हो। यह कार्य केवल प्रबंध द्वारा ही संभव है। एक कुशल प्रबंधक अपने ज्ञान व, ठीक है, वो MBA है, प्रोफेशनल है, ठीक है जी, अनुभव के आधार पर श्रमिकों की भावनाओं का, ठीक है, श्रमिकों की भावनाओं का, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स है, वो भी कुछ ना कुछ अपनी कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनुमान लगाकर उनको समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। प्रबंधक कर्मचारियों को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण की, क्योंकि उनके पास टेक्निकलिटीज़ की थोड़ी कमी रहती है, बट जो हमारा ओनर है वो उसको टाइमली क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव ट्रेनिंग्स दिलवा के उनको भी काफ़ी अच्छा स्किल्ड वर्कर बना सकता है। व्यवस्था करता है, प्रबंध में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है, लाभों में हिस्सा देने संबंधी व्यवस्था लागू करता है, उनकी व्यक्तिगत पहचान स्थापित करता है एवं उनकी अन्य अनेक समस्याओं को समय पर ही दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है जी 8th, शोध एवं अनुसंधान को महत्व देना, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। एक शोध के अनुसार यह तथ्य सामने है कि जो कंपनियां एवं व्यावसायिक उपक्रम लगातार शोध एवं अनुसंधान कार्य में रुचि ले रहे हैं, उन्हीं का विकास। बेटे रिसर्च वर्क क्या होता है कि जो किसी ने नहीं की, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, कार्य करना, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर देना, ठीक है। व्यावसायिक संदर्भ में शोध एवं ये आज के टाइम का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, रिसर्च वर्क करना। जो PhD करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, का अभिप्राय है नए उत्पादों की खोज करना, नए बाजारों का पता लगाना जिससे व्यापार का क्षेत्र बढ़े, वितरण की, मार्केटिंग की नई विधियों की खोज करना, संदेश वाहन प्रक्रिया में आधुनिक विधियों का प्रयोग संभव बनाना, वित्तीय, ठीक है, संदेशवाहक यानी कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में वित्तीय समस्याओं के समाधान के, पैसे से रिलेटेड समाधान के नई नई टेक्निक्स की खोज करना, जैसे पेमेंट गेटवेज है ना, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम ऐप, UPI ऐप, ये सारे की खोज करना आदि से। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय का तीव्र गति से विकास करने के लिए शोध कार्यों की आवश्यकता है और यह कार्य एक कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। कुशल प्रबंधक इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए शोध एवं अनुसंधान विभाग की, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि अलग से उनको इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए, मोटिवेशन दी जानी चाहिए, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगना चाहिए। देखो अगर हम पीछे से उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लालच देंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, तो अभी कोई कुछ इन शोध एवं रिसर्च कार्यों में इनिशिएटिव लेगा ना, नहीं तो हमारा एम्प्लॉइज तो डल ही बैठे रहेंगे कि भाई कुछ मिलना मिलाना है नहीं, हम क्यों इतना सिर खपाई करें अपनी, है ना। ये जो इन्होंने कहा ना विभाग स्थापित करते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। 9th, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल से पॉइंट रह गए बेटा, ये 6, 7, 8 बहुत अच्छे पॉइंट है, ये सिंपल है। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। प्रत्येक व्यवसाय समाज में ही अपनी क्रियाओं को शुभारंभ करता है, फलता फूलता है और अंत में विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। अतः कोई भी संस्था समाज से अलग रहकर न तो कार्य कर सकती है, न ही सरवाइव कर सकती है, जीवित रह सकती है। यही कारण है कि प्रत्येक उपक्रम को समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जब उपक्रम पर समाज का इतना अधिक एहसान है तो उपक्रम को भी अपने सामाजिक, ठीक है, देखो कितनी प्यारी बात लिखी है ना, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्वामियों, कंपनी की दशा में अंशधारी, ठीक है, अगर कंपनी बनी हुई है तो शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है कि पूंजी की सुरक्षा, कि भाई अगर शेयर होल्डर्स हैं, पूंजी लगाई है, इन्वेस्ट लगाई है, उनको डबल ट्रिपल करके दो, ठीक है। ये ना हो कि उनकी पूंजी इन्वेस्ट की हुई जितनी की है, क्योंकि हर एक का पैसा प्रीशियस होता है ना, कीमती होता है, कि वो भी कहीं पूंजी डूब जाए। पूंजी की सुरक्षा एवं पर्याप्त लाभ यानी कि डिविडेंड, कर्मचारियों को उचित वेतन एवं उचित कार्य दिशाएं, उपभोक्ताओं को सही समय पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के प्रयास। सारा कुछ बेटा सोसाइटी, समाज जहां हम रहते हैं उसका सब मतलब सराउंडिंग्स की बात कर रहा है, देखो सब कुछ।
आदि तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। एक उपक्रम में ये सभी अपेक्षाएं कुशल प्रबंधक व्यवस्था के एंड में सब पॉइंट में वही प्रबंधक को कहता है कि उसी का ही है, उसी की इम्पोर्टेंस है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कुशल प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से ही संतुष्ट कर सकता है। अतः व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रबंध का विशेष महत्व है। चलिए बेटा लास्ट, आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। एमिंग एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, किसी भी संगठन के लाभों में वृद्धि करने का मूल मंत्र है विक्रय में वृद्धि, लागतों में कमी। ठीक है जी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, इधर इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू और रिड्यूस्ड कॉस्ट। विक्रय में वृद्धि कुछ सीमा तक संगठन के नियंत्रण से बाहर कही जा सकती है, लेकिन लागतों में कमी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना बेटे, अगर उस पर कंट्रोल कर दिया जाए ना तो कॉस्ट कम ही कम आएगी हर एक चीज़ की। पर यूनिट पेंसिल की कॉस्ट कम ही कम आएगी। ठीक है जी। फैक्ट्री, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस के एसी के खर्चे वगैरह अगर कम कर दिया जाए। लेकिन लागतों में कमी करना पूरी तरह के संगठन का आंतरिक मामला है और इन्हें कम, आंतरिक मामला आ गया ना, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बेटा पैकिंग करनी है। पैकिंग बहुत अच्छी ना करो, हल्की कर दो, मामला इन्हें कम किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी वाला कच्चा माल, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि की सहायता से लागतों में कमी की जा सकती है। प्रबंध द्वारा ही लागतों में कमी करके संस्था की आय को बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में अधिक विकास की उम्मीद की जा सकती है। सारांश में कंक्लूजन, यहाँ अलग से हेडिंग बनाना कंक्लूजन। ठीक है जी। सारांश के मतलब समरी के रूप में कहा जा सकता है कि प्रबंध व्यवसाय की जान है। इस संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय रेत पर बने मकान के समान है। रेत पर क्या टिकेगा अपना घर, जो किसी भी समय गिर सकता है। देखो रेत पर थोड़ी ना टिकता है। बिजनेस विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट इज अ हाउस बिल्ट ऑन सैंड विच कैन फॉल एट एनी टाइम। ठीक है बेटा जी, इसी के साथ ही आपका लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हुआ। अब हम आएंगे वापस आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।